हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का हमारे मतलब ये आपका भी है, हम सबका है। तो हमारे सभी के यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। ये आपका दोस्त, आपका भी बहुत ही प्यारा सा दोस्त मिस्टर विनोद सर इज हियर। एंड दिस वीडियो माय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टिटिव वर्ब्स। ये फैक्टिटिव वर्ब्स क्या है और किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, उसका इफेक्ट क्या होता है सेंटेंस के ऊपर, या फिर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो किस प्रकार से चेंज होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, क्योंकि ऐसे बात करेंगे तो हमारा ऐसा ही समय, हमारा मतलब आपका स्पेशली समय वेस्ट हो जाएगा। तो समय के वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और बात करते हैं क्या होते हैं फैक्टिटिव वर्ब्स। चलो, तो फैक्टिटिव वर्ब्स ये एक वर्ब्स का ही टाइप्स है। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे वर्ब्स के टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, जेरंड होता है, टू इन्फिनेटिव्स होता है, पार्टिसिपल्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कितने तो भी जो है वर्ब के कैटेगरीज होते हैं, वर्ब्स के टाइप्स होते हैं। तो उन्हीं में से एक है जो कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, उसका नाम है फैक्टिटिव वर्ब। अब ये फैक्टिटिव वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ब जो कि किसको दर्शाता है? फैक्ट्स को दर्शाने का काम करने वाला। जो फैक्ट्स है, जो भी फैक्ट है, उस फैक्ट को दर्शाने वाला जो वर्ब होता है उसको हम फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। देखो, अब जो है रियलिटी अबाउट द फैक्टिटिव वर्ब, यहाँ पे देखो इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो फैक्टिटिव वर्ब क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मैं बता देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। एक ऐसा वर्ब जो कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वहां पे जो वर्ब हम यूज करेंगे दैट मीन्स फैक्टिटिव वर्ब रहेगा, लेकिन साथ में वो क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाएगा, जो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उसके बाद एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे वो लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग, कोई भी हो सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं क्या है तो, लेकिन वो होता है हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब विच शोज रिजल्टिंग कंडीशन ऑफ एनी पर्सन, थिंग्स और प्लेस। इज इट क्लियर? तो जो भी इंसान की बदली हुई स्थिति होती है, या फिर किसी चीज की बदली हुई परिस्थिति होती है, कंडीशन होती है, स्टेट होती है, या फिर किसी प्लेस की बदली हुई जो कंडीशन है, या फिर उसका जो स्टेट है, उसकी जो स्थिति है, उसको दर्शाने के लिए जिस किसी वर्ब का हम यूज करेंगे उसको कहते हैं फैक्टिटिव वर्ब। वो होता है हमारा फैक्टिटिव वर्ब। दूसरी बात देखो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों भी आते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आप लोगों को समझने के लिए, या फिर समझने के बाद दिमाग में फिक्स करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ही फैक्टिटिव वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों का भी हमें यूज करके सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना होता है। तो उस समय में जो इस वर्ब को हम यूज करते हैं वो रहेगा हमारा फैक्टिटिव वर्ब। बट अब आप पूछोगे कि सर जी कौन कौन से होते हैं फैक्टिटिव वर्ब? तो देखो, इनमें से जितने भी फैक्टिटिव वर्ब है उनमें से कुछ एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, और जिनसे हम सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों, तो अपॉइंट, चूज, कॉल, कीप, प्रूव, जज, नेम, डीम, कंसिडर, इलेक्ट, फाइंड, मेक, ये ऐसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। दैट मीन्स ये रहेंगे हमारे फैक्टिटिव वर्ब। इनका ही यूज करके हमें आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है और देखना है कि किस प्रकार से ये फैक्टिटिव वर्ब जो है किसी एक पर्सन, किसी एक प्लेस या फिर किसी एक वस्तु की रिजल्टिंग कंडीशन को शो करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस रहेगा हमारा ये, हम लोगों ने, देखो सेंटेंस क्या है, हम लोगों ने उन्हें अपने स्कूल का प्रिंसिपल चुना है। हम लोगों ने उन्हें अपने स्कूल का प्रिंसिपल चुना है। तो देखो, इस सेंटेंस को बाय यूजिंग फैक्टिटिव वर्ब किस प्रकार से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा हम लोगों ने, दैट मीन्स वी। इज इट क्लियर? हम लोगों ने मतलब वी, और ये जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो टेंस के अनुसार हमें ऑक्सिलरी का यूज करना होगा। ऑक्सिलरी का यूज करना नहीं भूलना है अगर टेंस के अनुसार हम चलते हैं तो टेंस को भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो हम लोगों ने, इसका मतलब वी, ठीक है, वी हो जाएगा, और उन्हें अपने स्कूल का प्रिंसिपल चुना है। तो दैट मीन्स वी हैव
वी हैव हमने चुना है, तो उसके लिए कौन सा एक वर्ब यूज करेंगे, यहाँ का रहेगा इलेक्ट, क्योंकि किसी मतलब चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा अगर किसी इंसान की किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होती है, उसको अगर नियुक्त किया जाता है, तो फिर उस समय में हमें इलेक्ट इस वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वी हैव इलेक्टेड किसको, हमने उनको, वो दूसरा जो पर्सन है उनको, दैट मीन्स हिम, ठीक है, अपने स्कूल का, दैट मीन्स आर स्कूल प्रिंसिपल। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। ये जो हिंदी सेंटेंस था उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, वी हैव इलेक्टेड हिम आर स्कूल प्रिंसिपल। अब देखो इसमें कौन सा फैक्टिटिव वर्ब है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमें पता है ये है हमारा ऑक्सिलरी, जो कि इसके अनुसार टेंस के अनुसार हमने इसका यूज किया है। उसके बाद ये है हमारा इलेक्टेड, ये है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और देखो यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट, तो इलेक्ट ये क्या है, ये है हमारा फैक्टिटिव वर्ब, जो कि यहाँ पे हमने यूज किया है। तो ये रहेगा हमारा फैक्टिटिव वर्ब। एंड देन ये जो हिम है ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। एंड देन आवर स्कूल प्रिंसिपल, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ही ये रहेगा हमारा फैक्टिटिव वर्ब, जिसके बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट आता है तो उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दैट मीन्स ही फैक्टिटिव वर्ब। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले तो एक साधारण इंसान था या फिर एक साधारण सा टीचर था, लेकिन बाद में उनकी जो स्टेट है, उनकी जो स्थिति है उस इंसान की, वो बदल गई एंड ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है विच शोज रिजल्टिंग कंडीशन मतलब हमने उनको चुना तब जाके वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, अदरवाइज बिफोर दैट वो एक साधारण से टीचर थे, एक साधारण सा इंसान ही थे। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से फैक्टिटिव वर्ब का यूज होता है सेंटेंसेस में। समझे, किसी की बदली हुई परिस्थिति को शो करने के लिए हम फैक्टिटिव वर्ब का इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। वी हैव इलेक्टेड हिम आर स्कूल प्रिंसिपल। व्हाट इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का हमने आर्टिकल या फिर किसी भी प्रकार का, जैसे कि हम लिखते हैं वी हैव इलेक्टेड हिम एज अवर स्कूल प्रिंसिपल, एज अगर लिखते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यही रहेगा। मान के चलो एक सेंटेंस है और उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, या फिर 4 में से जो है ना एक करेक्ट ऑप्शन चूज करो, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा जो कि फैक्टिटिव वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला एग्जाम क्या है, वी हैव इलेक्टेड हिम आवर स्कूल प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरा एक सेंटेंस रहेगा वी हैव इलेक्टेड हिम एज अवर स्कूल प्रिंसिपल। तीसरा रहेगा ऑप्शन वी हैव इलेक्टेड हिम, फिर आर्टिकल आएगा ए आर स्कूल प्रिंसिपल। फोर्थ रहेगा हमारा वी हैव इलेक्टेड हिम एंड आर स्कूल प्रिंसिपल। तो 4 में से करेक्ट वाला कौन सा है ऐसा पूछा जाएगा। तो करेक्ट वाला वही रहेगा जिसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल या फिर एज यूज नहीं किया होगा। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा और ना ही एज यूज करना है हमें। मतलब हम ऑब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल या फिर अगर जरूरत है तो कोई एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, आगे के सेंटेंसेस में देखेंगे। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके पहले कोई भी आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने दिमाग में फिक्स करके रखना है। बट अब ये सेंटेंस को अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, पैसिव में भी जो है हम आर्टिकल या फिर एज का यूज नहीं करेंगे। इसका अगर पैसिव करना है फॉर एग्जाम्पल तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि, ठीक है, पैसिव में इसका पैसिव इस प्रकार से रहेगा ही हैज बीन इलेक्टेड आवर स्कूल प्रिंसिपल। यहां पे भी हमने एज इस वर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि एज या फिर किसी भी प्रकार का आर्टिकल हम यूज करेंगे तो सेंटेंस फैक्टिटिव वर्ब का नहीं बनेगा, वो किसी अलग कैटेगरी ऑफ द सेंटेंसेस में चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज जो है ना हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ही हैज बीन इलेक्टेड आवर स्कूल प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, और फिर बाद में तो हमें पता है बाय प्लस सब्जेक्ट आता है, बाय अस ऐसा लिखेंगे। लेकिन एडवांस लेवल में जो है बाय प्लस सब्जेक्ट बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। तो पैसिव रहेगा ही हैज बीन इलेक्टेड आवर स्कूल प्रिंसिपल, यहाँ पे एज आवर स्कूल प्रिंसिपल जैसे कि हम लिखते हैं वो नहीं लिखना है। अगर हम बात करते हैं फैक्टिटिव वर्ब की, तो आई होप ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ गया, और जो मोटी मोटी सी बातें है कि फैक्टिटिव वर्ब किसको कहते हैं और क्या उसकी कंडीशन रहेगी, क्या एक छोटे मोटे रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना आपको समझ में आ गई। देखते हैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल और ट्राई करते हैं उनको थोड़ा सा फैक्टिटिव वर्ब के द्वारा चेंज करने की इंग्लिश में। और साथ में आप सबको मैंने बता दिया कि फैक्टिटिव वर्ब कौन से रहेंगे, ये सारे रहेंगे हमारे फैक्टिटिव वर्ब। और देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पे अब हिंदी नहीं, डायरेक्ट हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस ये भी तो आना चाहिए कि हिंदी का तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना तो करना ही है, तो बेसिक लेवल से हमें वो सीखने की एक सीढ़ी होती है, एक स्टेज होती है। लेकिन कितने दिनों तक हम वैसे ही करते रहेंगे? डायरेक्ट इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर करना आना चाहिए ना। तो देखो अब आगे के जो एग्जांपल हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली हम इंग्लिश में कैसे बनाएं उसकी कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैंने लिया हूं कि सोसाइटी के लोगों ने जो है ना मिस्टर शर्मा को, सोसाइटी के लोगों ने मिस्टर शर्मा को अपने सोसाइटी का चेयरमैन नामित किया है। मतलब मिस्टर शर्मा को अपने सोसाइटी का चेयरमैन उन्होंने बनाया है। तो फिर देखो नामित करना है या फिर नामित किया है, इस सेंस में हमें सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से रहेगा वो सेंटेंस, द सोसाइटी इज इट क्लियर? तो देखो ध्यान देना है आपको कि नामित किया है, नामित किया है इसका मतलब यहाँ पे किस फैक्टिटिव वर्ब का यूज करेंगे। देखो नामित किया है, जैसे बोलते हैं आपका नाम क्या है, तो माय नेम इज, तो नेम मतलब मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता ने मुझे नामित किया है, इसका मतलब मेरा नाम रखा है, दैट इज द नेम जो रहेगा मेरा, ठीक है। तो नेम इज फैक्टिटिव वर्ब का हमें इस सेंटेंस में यूज करना है और उसकी मदद से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। द कमिटी हैज नेम्ड, अब नेम्ड जो है एक नाउन भी है और एज ए वर्ब भी वो काम करता है। तो सोसाइटी हैज नेम्ड मिस्टर शर्मा, जैसे कि हमने बात की थी मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर शर्मा, और उसके बाद हमें लिखना है कौन से पोस्ट पर उसको हमने नियुक्त किया है, चेयरमैन के पोस्ट पर, ठीक है, या फिर चेयरमैन जो है ना उसको नामित किया है हमने। तो सोसाइटी हैज नेम्ड मिस्टर शर्मा चेयरमैन। अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा ये नाउन है और चेयरमैन ये भी एक नाउन ही है, इज इट क्लियर? तो इन दोनों के बीच में हम कॉमा लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम कॉमा लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाया तो भी चलता है। जब भी दो नाउन साथ में आएंगे तो बीच में एक कॉमा लगाएंगे, अगर नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो नेम्ड रहेगा ये है हमारा फैक्टिटिव वर्ब जो इस इंसान की बदली हुई स्टेट को दिखाता है। पहले तो ये एक साधारण एक सोसाइटी के इंसान ही थे, ही वॉज जस्ट अ मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, लेकिन फिर सोसाइटी के लोगों ने उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो लेवल है सोसाइटी की, वो चेंज कर दी, उनको सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया। क्या बना दिया? चेयरमैन बना दिया, नामित किया है। तो ये रहेगा हमारा नेम्ड। नेम को हम इस प्रकार से जो है ना एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और ये रहेगा हमारा फैक्टिटिव वर्ब, और उसके बाद मिस्टर शर्मा ये रहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट, और चेयरमैन ये रहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तृत तरीके से बताता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इनको हमने इस पोजीशन पर बिठाया है, मतलब नामित किया है चेयरमैन। तो यहाँ पे भी देखो एज ए चेयरमैन नहीं लिखा है, या फिर दी चेयरमैन भी नहीं लिखा है, या फिर कोई भी आर्टिकल हमने यूज नहीं किया। यूज करते हैं तो मैंने शुरुआत में बताया है कि अगर कोई आर्टिकल या फिर एज का हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है, मतलब वो फैक्टिटिव वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमें अपने दिमाग पे फिक्स करके रखना है। यहाँ पे गलती ज्यादातर हम करते हैं, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमें प्रिपरेशन करना है, और उसके लिए खुद को अगर तैयार करना है तो जो बारीक बारीक चीजें हैं इनको बहुत ही सीरियसली जो है ना हमें लेके चलना होगा। चलो थर्ड एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं। थर्ड एग्जांपल हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है, मान के चलो कि थर्ड एग्जांपल, जज ने उस इंसान को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसकी जो सजा है वो माफ कर दी कि भाई वो गलत नहीं है, या फिर वो इज नॉट गिल्टी एंड दैट्स व्हाई उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप घर जा सकते हो। इस प्रकार का सेंटेंस हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो द जजेस या फिर द जज, ठीक है, द जज, तो जज क्या है हमारा? ये हो गया नाउन हमारा, ठीक है, नाउन हो गया। तो ठीक है, डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जज हैज, सॉरी, तो जज हैज, अब कौन सा वाला फैक्टिटिव वर्ब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो द जज हैज एक्यूज उस इंसान को, तो वो इंसान कौन सा? एक गुनाहगार के तौर पर वहां पे उसको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो द जज हैज एक्यूज्ड, ओके। इस प्रकार से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। अब यहाँ पे देखो, हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन किसी एक स्पेशल, देखो मैंने शुरुआत में बोला ऑब्जेक्ट के पहले आप आर्टिकल का यूज करो जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम दी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है ना वो केस चल रही है, ठीक है। तो द जज हैज द जज हैज जज्ड, सॉरी यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई है, हैज जज्ड ऐसे लिखना चाहिए था, द जज हैज जज्ड, ठीक है। द जज हैज जज्ड, तो जज नाउन है, उसके साथ साथ हमने उसको एज ए फैक्टिटिव वर्ब के तौर पर भी यहाँ पे यूज किया है। और फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे द एक्यूज्ड, इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा हमारा एक्यूज्ड, एंड देन रहेगा हमारा एक्यूज्ड नॉट गिल्टी, या फिर इसको हम इनोसेंट भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। द जज हैज जज्ड द एक्यूज्ड मतलब वो इंसान जिनके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, उसको एक्यूज कहते हैं। गुनेगार के तौर पर भी उसको लाया जाता है वहां पे। नॉट गिल्टी मतलब उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, या फिर वो इनोसेंट है, उसको माफ किया गया है। तो जज हैज जज्ड जो कि फैक्टिटिव वर्ब के लिस्ट में मैंने नाम लिख दिया था, ये भी वर्ब को मैंने मेंशन किया था, ठीक है। याद है, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना है और थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को देखो, पॉज करके देखो कि कौन कौन से हमारे फैक्टिटिव वर्ब मैंने उदाहरण के तौर पर लिया, तो ये समझ में आएगा। द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी दैट मीन्स इनोसेंट। ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे कि हमें लिखना है कि गांव वालों ने जो है ना, गांव वालों ने किसी एक इंसान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गोखले को, ठीक है, गांव वालों ने मिस्टर गोखले को अपना लीडर चुना है, तो फिर उस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? द विलेजर्स, क्योंकि गांव वालों की बात चल रही है यहाँ पे। द विलेजर्स हैव डिजाइनेटेड मतलब जो है ना, उसकी जो पोजीशन है या फिर उसका जो एक लेवल है, उसका जो स्टेटस है, उसको चेंज किया गया। किसी एक इंसान को किसी अपर लेवल पर हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो अपॉइंटेड चलेगा, लेकिन डिजाइनेटेड ये एक परफेक्ट वर्ड रहेगा, उस सेंटेंस में यूज करते हैं। तो द विलेजर्स हैव डिजाइनेटेड मिस्टर गोखले, ओके, डिजाइनेटेड मिस्टर गोखले लीडर, ठीक है, कि अपना लीडर जो है ना उनको, तो क्या बन गया हमारा? द विलेजर्स हैव डिजाइनेटेड मिस्टर गोखले आर लीडर। आर मतलब उनका लीडर, तो हम यहाँ पे आर के जगह पर लिखेंगे देयर लीडर। तो इन दिस वे जो है ना, अब यहाँ पे हमारा जो फैक्टिटिव वर्ब रहेगा वो कौन सा रहेगा? हमारा फैक्टिटिव वर्ब रहेगा ये डिजाइनेटेड, एंड देन जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा मिस्टर गोखले, एंड देयर लीडर ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट और ये रहेगा हमारा फैक्टिटिव वर्ब। द सेम वे यहाँ पे जो है, सॉरी, ये जो रहेगा द एक्यूज्ड, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हमारा फैक्टिटिव वर्ब, और ये रहेगा हमारा नॉट गिल्टी, या फिर उसको हम इनोसेंट भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको भी हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। और ये तो आपको क्लियर है कि ये रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि सेंटेंस के टेंस के अनुसार हमने यूज किया है। पर चलो बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स कि किस प्रकार से और भी हम फैक्टिटिव वर्ब, जो कि और भी बहुत सारे हैं, उनका यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप तो फ्री हो, आप कमेंट्स करो, आपके डाउट्स क्लियर करो मेरे दोस्तों। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना, हम सीख नहीं पाएंगे। चाहे कितने भी स्टडी करें, कितने भी रेफरेंस मटेरियल यूज करें, कितने भी वीडियोस हम देखें, लेकिन जब तक हम अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, सीखने ना सीखने के बीच में इतना सा अंतर ये है कि हमने डाउट्स क्लियर नहीं किए। जिसने डाउट्स क्लियर किया वो सीखता गया, आगे बढ़ता गया। जिसने डाउट्स क्लियर नहीं किया वो सालों तक वहीं पे टिका रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। एंड दैट्स वाई
मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट्स करो कि अगर कहीं पे कुछ डाउट्स है तो ठीक है। कमेंट्स बॉक्स तो ओपन है, कोई भी इंसान कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स को हम आंसरिंग करने की कोशिश करते हैं जैसे ही हमारे पास समय अवेलेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? आप कमेंट्स करो तो हमें भी अच्छा लगता है। चलो, हमारे जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, हमारे साथ जुड़े हुए, ऐसे घनिष्ठ संबंध बना के रखिएगा। ऐसे ही अगर हम घनिष्ठ संबंध बना के रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो जाकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी और हमारे दोनों की जीत बिल्कुल डिसाइडेड है, फिक्स्ड है। तो देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स जो कि रहेंगे हमारे फैक्टिटिव वर्ब के ही, बनाते हैं उनको भी फैक्टिटिव वर्ब के यूज से इन इंग्लिश ट्रांसलेशन में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम परफेक्ट बनाते जाएंगे, क्लियरिटी ज्यादा आती जाएगी और विश्वास भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस का बढ़ना जरूरी है। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा अगर क्लियरिटी आती है। तो क्लियरिटी तब आएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ में वी मस्ट हैव टू क्लियर आउट आवर डाउट्स इफ देयर इज एनी। ठीक है, तो अब देखो एक सेंटेंस लेते हैं कि सिलेक्शन कमिटी ने रोहित शर्मा को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया है। सिलेक्शन कमिटी ने रोहित शर्मा को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया है। वीडियो को पॉज करो और लिख के भेजो, कमेंट्स करो कि किस प्रकार से इस सेंटेंस को हम फैक्टिटिव वर्ब के यूज से बना सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। देखो यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे, द सिलेक्शन कमिटी क्योंकि वही सिलेक्ट करने वाली एक कमिटी होती है जो प्लेयर का चयन करते हैं उनके अलग अलग पोस्टिंग पर। ठीक है, मतलब कोई ये होता है, बॉलर होता है या फिर कैप्टन होता है, कोच होता है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो द सिलेक्शन कमिटी हैज, और यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा फैक्टिटिव वर्ब मेड। ठीक है, समझ में आगे बात, उसको बनाया है। तो सिलेक्शन कमिटी हैज मेड रोहित शर्मा, और फिर यहां पे एज नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। तो ये क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा फैक्टिटिव वर्ब, ये भी क्लियर है। उसके बाद कैप्टन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने कोई भी वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इसके बाद हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ओनली कैप्टन बना है, लेकिन किसका? ऑफ इंडियन टीम। तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हमने वहां पे ऑफ का यूज करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट जो होता है, इनके बीच नहीं यूज करना है। भले ही हम ऑब्जेक्ट के पहले सेंटेंस के मतलब आवश्यकता के अनुसार हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये रहेगा हमारा 5th नंबर का एग्जांपल, जिसको हमने इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फैक्टिटिव वर्ब मेक को यूज करके। द सिलेक्शन कमिटी हैज मेड रोहित शर्मा कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। यहाँ पे लगे तो आप कॉमा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है, ये क्या है? ये है हमारा फॉलोइंग नाउन, जो इस नाउन को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाए तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, वो सही सेंटेंस ही रहेगा। बात समझ में आ गई? दिस वॉज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि उस इंसान ने अपने शॉप में काम करने वाले सबसे ज्यादा अनुभवी इंसान को अपने दुकान का मैनेजर बना दिया। उस इंसान ने, मतलब ही दुकान के मालिक ने जो है, उनके यहाँ पे काम करने वाले सबसे ज्यादा अनुभवी इंसान को दुकान का मालिक बनाया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बाय यूजिंग फैक्टिटिव वर्ब। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, दुकान का मालिक मतलब ही चलेगा, ही हैज। ठीक है, बनाया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसके कारण हम हैज का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे है ना, कैप्टन बनाया है, तो कैप्टन बना है तो मेड का यूज किया, तो यहाँ पे भी हम मेड का यूज करेंगे, हैज मेड। ठीक है, ही हैज मेड द मोस्ट एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा, इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। द मोस्ट एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा अनुभवी इंसान को, ये बात चलिए। ही हैज मेड द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉई, सबसे ज्यादा अनुभवी इंसान को क्या बनाया है? कि अपने शॉप का जो है ना मैनेजर बनाया है। इन हीज शॉप क्या बनाया है? मैनेजर बनाया है।
मैनेजर बनाए। तो ये रहेगा हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस कि उसने मतलब दुकान के मालक ने उनकी यहाँ पे काम करने वाले सबसे ज्यादा अनुभवी इंसान को अपने दुकान का मैनेजर बनाया है। तो कैसे हो गया, ही हैज मेड द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉई इन हिज शॉप मैनेजर। तो ये जो मेड है ये है हमारा फैक्टिटिव वर्ब। तो ये हो गया हमारा फैक्टिटिव वर्ब। एंड उसके बाद द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉई, ठीक है, द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। अब यहाँ पे दी का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का हमने यूज किया है। एंड दैट्स व्हाई कुछ जगह पर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टिटिव वर्ब के समय में हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन हिज शॉप मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बात समझ में आ गई। देखो कब हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है वो मैं वर्ड यहाँ पे नीचे लिख के दे देता हूँ। देखो अगर आता है इलेक्ट, तो इलेक्ट है तो फिर कोई आर्टिकल या फिर एज का हम यूज नहीं करेंगे। देन सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट भी यूज करते हैं तो भी हम यूज नहीं करेंगे। देन अपॉइंट, ये चीजें ध्यान में रखना है, इन वर्ड्स को फिक्स करके रखना है। इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, अपॉइंट हो गया, देन मेक है, देन मेक एंड चूज। ये वर्ब जब हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो उस समय में कोई भी आर्टिकल या फिर एज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें वो डिग्री शो करनी थी कि सबसे ज्यादा अनुभवी, तो यहाँ पे इसीलिए हमने वो यूज किया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का हमने यूज किया है। गॉट इट। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 7 नंबर का सेंटेंस। 7 नंबर का सेंटेंस जो है ना, मान के यूज चलते हैं कि जो बिल्डर है उन्होंने एक मॉडर्न लेवल का घर कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब जो पुराना मकान था उसको मॉडर्न लेवल के या फिर मॉडर्न के हिसाब से चेंज किया है या फिर बनाया है। तो फिर सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, बनाया है या फिर बनाया था, ठीक है। दूसरा टेंस लेते हैं, द बिल्डर मेड, ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है इसीलिए मेड सेकंड फॉर्म ऑफ द मेक हमने यूज किया है। द बिल्डर मेड द हाउस मोर मॉडर्न। तो बिल्डिंग को या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको और ज्यादा मॉडर्न बनाने का काम किया था द बिल्डर ने। सो द बिल्डर मेड द हाउस मोर मॉडर्न। अब यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आपको मतलब एक आसान सी बात हो जाती है, एक सिंपल तरीके का आपको लगता है, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट इंग्लिश के ऊपर अटैक किया। अगर इंग्लिश सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा हमें इंग्लिश खाना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश सपने में देखना पड़ेगा, इंग्लिश सुनना पड़ेगा। सारा कुछ इंग्लिश में जब तक चेंज होता नहीं या फिर हम करने की कोशिश नहीं करते हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई ज्यादातर हमें कोशिश करना है कि जो भी हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सोच भी रहे तो हमें इंग्लिश में ही सोचना चाहिए। अगर जल्दी से जल्दी हमें एडवांस लेवल के स्पीकर या फिर लर्नर बनना है तो इसीलिए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि आगे चलकर सेंटेंस बनाना आसान सी बात हो जाएगी। तो ये है हमारा द बिल्डर मेड द हाउस मोर मॉडर्न। तो ये रहा हमारा फैक्टिटिव वर्ब और ये है हमारा द हाउस ऑब्जेक्ट एंड मोर मॉडर्न, ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो नंबर 8 का एग्जांपल हम देखते हैं। 8 में ऐसे कहना है कि उस लड़की ने अपने दोस्त को मूर्ख कहा है। उस लड़की ने अपने दोस्त को क्या कहा है, मूर्ख कहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, शी, वो लड़की है, ठीक, शी। अब कहाँ है इसका मतलब उसको नाम दे दिया या फिर उसको मूर्ख के नाम से बुलाया है, ऐसे भी हम बोल सकते। कहाँ है इसका मतलब बुलाया है। तो शी कॉल्ड हर फ्रेंड फुल। But she called her friend फुल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एडजेक्टिव हमने यूज किया है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज। ऐसे कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमने कॉल का यूज किया है जिसके कारण यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई हमारी कि वी कैन यूज आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया है, लेकिन ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अवर फैक्टिटिव वर्ब। व्हाट इट, शी कॉल्ड हर फ्रेंड ए फुल।
उसने अपने दोस्त को क्या कहा है, मूर्ख कहा है। समझ में आ गई बात। तो इन दिस वे जो है ना हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों के ऊपर मेरे दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा इन शब्दों के साथ हमें कोई भी आर्टिकल या फिर एज इस वर्ड का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या यूज नहीं करना है, ए, एंड और दी का भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर करते हैं तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। चलो और 2-3 सेंटेंस और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये जो फैक्टिटिव वर्ब की कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं तो ये इस प्रकार से फैक्टिटिव वर्ब कहलाएगा, या फिर इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं फैक्टिटिव वर्ब के यूज से। प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे ये कुछ इस वीडियो लेक्चर के एंडिंग के एग्जाम्पल के बारे में। लास्ट एग्जाम्पल्स है। अब देखो यहाँ पे मैंने हिंदी सेंटेंसेस लिए है, अब इन हिंदी सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन बढ़ने के पहले मेरे दोस्तों वीडियोस को लाइक करना तो बनता है ना मेरे दोस्तों। भी इतनी एनर्जी लग रही है, हम गला सूख जाता है बोल बोल के, तो इसलिए वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया कब करोगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और भी अन्य लोगों को पढ़ने दो, अपने दोस्त को ये नए टॉपिक के बारे में जो है ना सीखने दो, नॉलेज इकट्ठा करने दो भाई मेरे दोस्तों। इसलिए जो है ना वीडियोस को लाइक करो। चलो लाइक दबाओ, अभी लाइक दबाओ मेरे दोस्तों। क्या देख रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लाइक टेंशन मतलब मैं पढ़ाऊंगा, लाइक करो ना करो लेकिन लाइक करो, हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, एक लगता है कि नया जीवन दान मिला है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने, व्यूअर्स ने जो है ना हमने जो मेहनत किया है उसको अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा की है, हमें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले समान लगता है। इसलिए लाइक करो, शेयर करो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है मेरे दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये हिंदी सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, मैंने खाली बैग पाई, मतलब एक जो बैग मुझे मिली वो कैसे थी, खाली थी, ठीक है, खाली है। तो फिर इसको हमें इस प्रकार से फैक्टिटिव वर्ब का यूज करके इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो आई फाउंड, ठीक है, मैंने पाई है मतलब मुझे मिली है, ठीक है। द बैग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द बैग, ठीक है, और एम्प्टी लास्ट में आएगा, एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द बैग है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज आवर फैक्टिटिव वर्ब। व्हाट इट, आई फाउंड द बैग एम्प्टी, आई फाउंड द बैग एम्प्टी। नेक्स्ट है हमारा, हमने उसको वफादार समझा, हमने उसको वफादार, ईमानदार बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से है। तो फिर ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे चेंज कर सकते हैं, सो वी, और यहाँ पे जो फैक्टिटिव वर्ब हम यूज करेंगे वो रहेगा हमारा कंसिडर्ड, वी कंसिडर्ड, ठीक है, समझा, ठीक है, वी कंसिडर्ड हिम लॉयल। तो वफादार मतलब क्या होता है, लॉयल इंसान, समझदार मतलब ईमानदार इंसान जिसको हम कहते हैं। उसके साथ साथ लॉयल के जगह पर हम फेथफुल भी कह सकते हैं, ठीक है, फेथफुल पर्सन या फिर फेथफुल मैन, इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वी कंसिडर हिम लॉयल या फिर वी कंसिडर हिम फेथफुल, वी कंसिडर्ड हिम फेथफुल पर्सन, वी कंसिडर हिम लॉयल मैन। तो ये जो रहेगा ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और लॉयल मैन या फिर लॉयल या फिर फेथफुल मैन ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट एंड ये है हमारा फैक्टिटिव वर्ब। दिस वे गाइस हमने 10 एग्जांपल्स जो है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जबकि हिंदी में नहीं लिखे थे। स्टार्टिंग का एक एग्जांपल और एंडिंग की ये 2-3 एग्जांपल जो है ना मैंने हिंदी में लिया है, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। लेकिन बीच वाले जो 4-2 एग्जांपल्स थे हमने उनको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और आप लोगों के सहयोग की वजह से जो है ना वो ट्रांसलेट करना पॉसिबल हुआ, हमने उसको सक्सेसफुली ट्रांसलेट भी किया है। अब ये 11 नंबर का जो एग्जांपल है, ये जो सेंटेंस है हिंदी में क्या है, आपने अपने बेटी का नाम गीता रखा है, आपने अपने बेटी का नाम गीता रखा है, आपने अपने बेटी का नाम गीता रखा है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो, देखो, कोशिश करो कि इसका हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टिटिव वर्ब। अब यहाँ पे गीता नाम आपने रखा है तो यहाँ पे कौन सा फैक्टिटिव वर्ब आप यूज कर सकोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि नाम रखा है तो आप इस फैक्टिटिव वर्ब का यूज करोगे, कौन सा, नेम, ठीक है। ये जो फैक्टिटिव वर्ब रहेगा इसका यूज करके इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, और साथ में क्या करना है, कमेंट्स करना है, क्या करना है,
कमेंट्स में लिखकर भेजना है कि हाँ हमने इस प्रकार से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। मुझे चेक करने दो कि आपको ये टॉपिक फैक्टिव वर्ब का इस वीडियो लेक्चर के द्वारा कितना समझा नहीं समझा। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अच्छी तरह से सिखाए, और साथ में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर डाउट्स है तो उसको क्लियर करें। हम है ना आपकी मदद करने के लिए, आपकी सेवा में। इसलिए मेरे दोस्तों कमेंट्स जरूर करना है, भूलना नहीं है। हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कितना नॉलेज आपको गेन हुआ नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुई नहीं हुई, और क्लियर हुई तो कितने परसेंट हुई, और क्लियर नहीं हुई तो कितने परसेंट नहीं हुई। उसके अनुसार हम फिर से जो है ना इस टॉपिक को नए वीडियो में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छी तरह से इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो वही रुकते हैं अभी इस जगह पर। ये 10 एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। और भी ऐसे ही कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग और नए कंसेप्ट को लेकर हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखो। और हाँ, जाने के पहले आप सभी लोगों को आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वंस अगेन कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलना है, ताकि जैसे ही नए टॉपिक को लेकर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स करो। और ये तो हमने होमवर्क के लिए रखा है यहाँ पे कि इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स करके हमें बताना है कि इस प्रकार से आपने इसको ट्रांसलेट किया है करके। चेक करेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे कि इसमें अगर करेक्शन है तो करेक्शन करके भी रिप्लाई देंगे। उसके साथ साथ अगर सही है तो उसके हिसाब से भी आपको हम कमेंट्स करेंगे, रिटर्न बैक। इज इट क्लियर? तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।